ख़बर मार्केट में आई है, मुझे इस पे यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ दोस्तों का ये कहना है और मुझे ऐसा लगता है कि ये होना नहीं चाहिए और ये होगा भी नहीं। और अगर ये होगा तो फिर ये तो एक एक्सट्रीम है, यानी इससे आगे तो फिर मामला किसी और तरफ ही जाएगा। और जो ख़बर है वो देते हुए लोग ये कह रहे हैं कि कुछ मेरे दोस्त भी हैं वो भी ये बता रहे हैं और इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जब बाकी मुकदमात में ज़मानतें हो जाएंगी और बाकी मुकदमात के अंदर जब वो बरी हो जाएंगे या उनकी ज़मानतें हो जाएंगी तो फिर 9 मई के मुकदमात जो अभी उनकी ज़मानतें खारिज की गई हैं उनमें इनको मिलिट्री कस्टडी में भी लिया जा सकता है। ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ये कोई बाशऊर या कोई अक्लमंद शख्स ये नहीं करेगा। क्योंकि देखिए इमरान खान साहब पिछले 1 साल से लगभग हो गया वो जेल में है और इस बीच में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई इस हवाले से। दूसरा, जिस दिन 9 मई हुआ उस दिन इमरान खान साहब जो हैं वो पहले से ही गिरफ़्तार थे और उनको गिरफ़्तार किया गया था इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से, हाई कोर्ट से, और उस गिरफ़्तारी को बाद में गैर कानूनी भी करार दिया गया था। फिर उनको रिहा कर दिया गया था और फिर दोबारा उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो 9 मई में गिरफ़्तार नहीं किया गया बल्कि उनको दीगर मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया जो उनके ऊपर बनाए गए थे। उन मुकदमात में उनको सज़ाएँ भी दी गई, उनमें कुछ ख़त्म हो गए, कुछ बाकी हैं, कुछ में जो है सज़ाएँ मुअत्तल हो गई। तो अपनी अपनी जगह पे वो सारे मुकदमात कुछ चल रहे हैं, कुछ ख़त्म हो गए हैं और जो रह गए हैं वो भी चलते रहेंगे। लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारी खबरें आपको देने के लिए। अब ये खदशात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी सिर्फ खदशात हैं, तो इन पे अभी यानी मुझे ये इस तरह सीरियस नहीं लग रहा। लेकिन जिन लोगों ने ये कहा था कि इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज हो जाएंगी, वही ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि उनकी कस्टडी ले ली जाए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। वहाँ से क्या फ़ैसला आता है तो वो पता चलेगा आने वाले वक्त में, और जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है आने वाले वक्त में वो भी पता चलेगा। इमरान खान जैसे बड़े लीडर को अगर ऐसे कस्टडी में वो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, यानी मैं ज़ाती तौर पर आपको कह रहा हूँ, मैंने ये खबर सुनी है, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मेरे से सवाल भी किया है, लेकिन मैंने सबको यही कहा है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये डिबेट अब चल पड़ी है, बहरहाल गवर्नमेंट ही कन्फर्म कर सकती है या इदारे। जो एक और बड़ी खबर है वो ये है नाज़रीन के 200 यूनिट और 300 यूनिट मुफ्त वाले दावों से हुकूमतें भाग गई हैं। यानी बिलावल ने और मरीम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने, इन सारों ने नारे मारे थे और इन सारों ने गले फाड़ फाड़ के जलसों में लोगों को कहा था कि 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसका बिल मुफ्त, ख़त्म, ज़ीरो लिखा हुआ आएगा बिल के ऊपर, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म। और बल्कि फिर बाद में कहना शुरू हो गया, जब मुकाबला इनका बढ़ गया तो बिलावल और शरीफ खानदान, यानी जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये दोनों पब्लिक को ये कहना शुरू हो गया कि 300 यूनिट तक भी अगर बिल आएगा तो मुफ्त, ज़ीरो लिखा हुआ आएगा उसके आगे, हम आपसे 300 यूनिट तक भी बिजली का बिल वसूल नहीं करेंगे, ये भी इन्होंने कहा। और उसके बावजूद लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला। यानी पाकिस्तानी अच्छी तरह जानते थे फ्रॉडी हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हमेशा इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के नाम पे धोखा दिया, हमेशा आवाम की तरक्की के नाम पे धोखा दिया, हमेशा इन्होंने इनकलाब के नाम पे धोखा दिया, हमेशा इन्होंने मुल्क को आगे ले जाने के नाम पे अपने खानदान को आगे लेकर गए और धोखा दिया। हमेशा इनके जाली अकाउंट निकलते हैं, हमेशा इनकी मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज निकलती हैं, हमेशा इनकी सारी दौलत, सारा जीना मरना पाकिस्तान से बाहर और सिर्फ इक्तदार पाकिस्तान में होता है। तो लोगों ने फिर इनको वोट नहीं डाला, लोगों को पता चल गया फ्रॉड कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर लोगों ने वोट नहीं डाला। लेकिन फिर भी फॉर्म 47 के जाली कागजात के ऊपर इनको हुकूमत बनाकर दे दी गई। ऐसी ऐसी शक्लें असेंबली में पहुंची हैं जिनका यानी पहुंचना बनता ही नहीं था असेंबली में, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो लोग जिनको कोई कुछ भी ना दे उनको उन्होंने, यानी मैं आपको ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग किसी भी काबिल नहीं थे, काउंसलर नहीं बन सकते थे, इस वक्त जो इमरान खान साहब का तोती बोल रहा था उसके मुकाबले में वो 20% वोट नहीं ले सकते थे, वो असेंबलियों में आकर बैठ गए। MKM वालों को आप देखें, कराची के लोग हलफ लेते हैं, कस्में खाते हैं कि पूरे पूरे मोहल्ले ने वोट जो है वो इमरान खान के उम्मीदवार को डाला है। वो कहते हैं जब बाद में पता चल रहा है तो ये इनके खाते में पड़ गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मुमकिन नहीं है। लेकिन MKM तो धांधली की पुरानी एक पैदावार है, वो हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं, उनके लिए नया नहीं है। इंटीरियर में जो
जरदारी खानदान करता है वो भी सब जानते हैं, और पंजाब में जो शरीफ खानदान करता चला आया है और जो नंगी धांधली इन्होंने अब की है वो भी मिसाल सबके सामने है। तो अब मामला ये है नाजरीन कि इनका 200 और 300 यूनिट का जो वादा था ना गरीब आदमी से, हुकूमत तो इनकी फॉर्म 47 पे बन गई। आज जरदारी भी इक्तदार में है, आज शहबाज शरीफ भी इक्तदार में है, नवाज शरीफ भी इक्तदार में है, मरियम नवाज भी इक्तदार में है, बिलावल जरदारी भी इक्तदार में है, सदर पाकिस्तान भी इनका, वजीर आजम पाकिस्तान भी इनका। इनको आपने 2 यूनिट नहीं देखना, इनको आपने 1 यूनिट के तौर पे देखना है। इस वक्त शरीफ और जरदारी खानदान को 2 यूनिट के तौर पर देखने वाला आदमी सियासी नाबल्द है। सियासी तौर पे वो दानाई का सबूत नहीं दे रहा, या उसको पाकिस्तान की सियासत के बारे में जो उसका नॉलेज है वो जीरो है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। ये दोनों खानदान मिलकर इस वक्त मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं और इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट का इनके सर के ऊपर हाथ है। लिहाजा ये जो दोनों खानदान है इन्होंने वादा किया था 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का। अब ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जो इनकी रवायत है ये हमेशा भाग जाते हैं, इक्तदार में ना हो तो मुल्क से भाग जाते हैं, किसी जगह पे छोटा सा मसला हो तो वहां से भी भाग जाते हैं, कभी भी इनके ऊपर कोई केसेस बने तो ये भाग जाते हैं, किसी भी चीज़ का कभी सामना करने के लिए ये तैयार नहीं होते। अब इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, यानी जो फेडरल मिनिस्टर हैं इसी हुकूमत के अवैस लगारी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि 200 यूनिट तक तो बिजली मुफ्त देना मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात है, 200 यूनिट भी देना मुमकिन नहीं है। ये उसी नून लीग का वजीर है जो कह रहा है, जो पहले दावे कर रहे थे कि मुफ्त बिजली का बिल आएगा, 0 लिखा हुआ आएगा, कोई किसी किस्म का आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा ना सिर्फ इन्होंने यूनिट, गरीब आदमी का यूनिट 50 रुपए तक पहुंचा दिया इन्होंने, अमीर आदमी का यूनिट तो 70 रुपए का है ना। ये मैं डोमेस्टिक मीटर्स की बात कर रहा हूं, जो घरेलू बिजली के बिल आते हैं आपको। जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला थोड़ा सा अमीर आदमी है उसका 70 रुपए का यूनिट है, और जो बेचारा गरीब आदमी है उसको 50 रुपए तक इन्होंने उसका यूनिट पहुंचा दिया है। बहरहाल एक तो लगारी साहब दौड़ गए, नून लीग ने कहा हम नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हमने झूठे वादे किए हैं। दूसरी तरफ जो है वो बिलावल ने कहा जी मैंने तो वादा किया था इस सूरत में कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। बड़े जनाब आपको वज़ीर आज़म बनने के शौक़ है। बिलावल साहब अगर जेन्युइन इलेक्शन हो जाए ना तो आपकी सिंध के अंदर जो है वो जमानत जब्त हो जाए। आप कराची में इलेक्शन लड़े, लोग आपको वहाँ पे ना जीतने दें जो आपने रोशनियों के शहर की हालत की है। हाँ, इंटीरियर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है भुट्टोस के नाम के ऊपर, लेकिन बिलावल जरदारी साहब आप लोगों ने जो इस वक्त सियासत की है, जो सिंध के बासियों का हाल किया है, जो किसान का हाल किया है, जो सैलाब के बाद आपने सिंधियों को पानियों में डूबता हुआ छोड़ दिया है, लोग आपको वोट डालना ही नहीं चाहते। आप इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे थे जब तक कि धांधले का पक्का पूरा बंदोबस्त ना हो जाए। अब धांधला करके आप हुकूमत में आ गए हैं तो बहुत बड़ा धांधला चाहिए आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अब ये सारे शौक तो पूरे नहीं होते। आप इक्तदार में हैं, आपके वालिद जो है वो सदर पाकिस्तान है, आपकी अपनी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, वज़ीर आज़म आपका है, वज़ीर तवानाई आपका है, तो दे बिजली। अब यानी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तब दूंगा, यानी ये कोई डिक्टेटरशिप है इस मुल्क में, या कोई आप शहनशाह हैं, या कोई आप बहुत बड़े बादशाह हैं कि आपको सर पे ताज रखा जाएगा फिर आप गरीबों को नवाजेंगे? नहीं, आपने पॉलिसी के साथ करना था। यू आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये नहीं हो सकता कि आपके सर पे ताज रखेंगे फिर ही आप काम करेंगे। ताज आप लोगों के पास है, अब आप जिसके मर्जी सर पे रखें, मर्जी आपकी है, जो मर्जी बन जाए वज़ीर आज़म, लेकिन अवाम से किए हुए वादे आपको पूरे करने पड़ेंगे। हम आपको याद दिलाते रहेंगे। एक और खबर है नाज़रीन, और ये फेडरल गवर्नमेंट ने मौक़िफ़ दिया है। ISI का जो फ़ोन टेप करने की सहूलत उनको दी गई है, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें वज़ीर कानून का अपना एक मौक़िफ़ आया है। उन्होंने कहा कि फ़ोन टेपिंग का काम जो है वो कानून के दायरे में उसको अब लाया गया है। ये मैं आपको पिछले वीलॉग में कह रहा था कि फ़ोन टेपिंग तो होती है लेकिन अब कानून के तहत होगी। उन्होंने कहा 1996 का एक कानून है और उसके साथ तरमीम की गई है। इसी कानून के तहत पहले भी कॉल रिकॉर्ड होती हैं, जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ा दावा कर दिया उन्होंने कि जो गलत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले क्या कार्रवाई हुई है, कोई एक कार्रवाई दिखा दें।
दूसरा, उन्होंने कहा कि आइन में जो आज़ादियाँ हैं वो किसी सूरत सलब नहीं की जा सकती। 1996 से ये कानून है, इस दौरान 5 हुकूमतें आई हैं, किसी ने इसे नहीं छेड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो सानिया हुआ या दीगर मामलात हुए, इसी कानून के तहत कॉल ट्रेस हुई। ये अब वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है। हुकूमत को मौक़िफ़ देना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वो मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया है। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की है और वो इसके ऊपर अपना एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं। वो मौक़िफ़ मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था। वो कहते हैं इसको हम चैलेंज भी करेंगे, अदालत में भी जाएंगे, असेंबली में भी आएंगे, हर जगह पे वो ये कह रहे हैं कि इसको चैलेंज किया जाएगा। नाज़रीन, अली रामे साहब ने खबर दी है कि रावलपिंडी सर्किट हाउस में ब्यूरोक्रेट्स के आर्जी क़यामत आम के लिए सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 10 करोड़ 24 लाख 73 हज़ार रुपए का सिर्फ फर्नीचर खरीदा जा रहा है। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि लगभग 10.25 करोड़ रुपए का फर्नीचर दिया जा रहा है एक सर्किट हाउस के लिए, कि वहाँ पे सरकारी अफसरान आते हैं, वो आकर ठहरते हैं। और ये वो मुल्क है जहाँ पे रोटी की कीमत आपके सामने है, मईशत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वज़रा अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं, कर्ज़े हमारे ऊपर चढ़ गए हैं, कर्ज़े उतारने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, आम आदमी को पीस के रख दिया है, बिजली के बिल आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। और उसमें ये जो अशराफिया है, चाहे ये सियासतदान हैं, चाहे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप ये देखें उनकी अयाशियाँ कि 10 करोड़ से ज़ायद का वो सिर्फ फर्नीचर मंगा रहे हैं एक सर्किट हाउस के लिए। एक और खबर भी है इसके अलावा, पंजाब हुकूमत डिजिटल मीडिया विंग में हुकूमती पॉलिसियों का दिफा और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को काउंटर करने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट्स भर्ती किए जाएंगे। यानी अब डिजिटल एक्सपर्ट्स भर्ती होंगे, वो लोग जो सोशल मीडिया को काउंटर करेंगे। यदि अपनी टीमें बनेंगी, अपने लोग रखे जाएंगे, बॉट्स रखे जाएंगे, कोशिश की जाएगी वोटिंग के ऊपर असरअंदाज हुआ जाए, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन्स चलाई जाएं, गालम गलोच का एक बाजार गर्म किया जाए। बाजार ही गर्म होता है गालम गलोच का, और क्या होता है। माहाना तनख्वाह जो है वो 4 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक दी जाएंगी। और पंजाब हुकूमत ने डिजिटल सेटअप पर 55 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। यह भी अली रामे साहब ने खबर दी है। अब आप अंदाजा करें कि इतना पैसा ये खर्च कर रहे हैं सिर्फ डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, कि ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनका गला घोंटा जा सके, या ये पैसा उन लोगों में बांटा जा सके जो लोग इनके लिए बयानियां बनाते हैं और उस बयानिया को फैलाते हैं। इसमें कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने एक बड़ी मजे की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा ट्विटर अजीब तमाशा है, हुकूमत की पाबंदी भी है और इस्तेमाल भी है। यानी वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है। वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहा है, वज़ीर आला इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे वज़ीर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, हर बंदा सरकारी इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके बावजूद इस पर पाबंदी भी लगाई हुई है और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ भी इसको करार दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी पुलिस बिजली चोरी कर रही है, मुलव्विस है, सियासतदान भी मुलव्विस हैं, वज़ीर भी मुलव्विस हैं, सारे मिले हुए हैं। वो ये कह रहे हैं। ये कहने के बाद जो ख्वाजा साहब ने आगे जाकर कहना है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये मामला भी उठा के अब लॉ इन्फोर्समेंट के बड़े इदारों के सपुर्द कर देंगे। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ख्वाजा साहब का जब कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है ना, तो उस चीज़ को उठा के वो पाक फौज की ड्यूटी लगा देते हैं। पाक फौज के ऊपर आपने कितना वो ही डालना है भाई, बिजली के बिल भी वो चेक करें, वेटिंग एजेंसी भी वो है, सारे काम उनसे ही करवाने हैं, और कोई काम आप भी कर लो तुसी। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि मियाँ साहब जो है ना वो पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, और MNA वो नहीं बने इसलिए असेंबली में जाने के बजाय वो ज़रा लोगों में फिरते फुरते रहते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। खासे फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि PMLN की दुर्गत बन गई है पूरे पंजाब में और वो इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों के अंदर इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है, लोगों की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। अगर नवाज शरीफ वक्त पर ना बोले तो लोगों का गम व गुस्सा बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ को डिसोन करना पड़ेगा तमाम फैसलों को। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो रहा है, जितनी महंगाई हुई है, जितनी इकॉनमी की तबाही हुई है, हमने तो सिर्फ डील की थी अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए। हमने तो सिर्फ डील की थी कि हमारी जान छूट जाए हमारे केसेस से, हमारे मामला सीधे हो जाएं, हमारे ऊपर हाथ हौला रखा जाए। लेकिन जिस तरह हमें इक़्तिदार में फंसाया गया, उसके बाद हमसे जो फैसले करवाए जा रहे हैं, ये इन फैसलों में हमारा किरदार नहीं है। तुम ये सब साफ बोले
कि ये जितना बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क, और मैंने कल को ये कहना है। आज ये बैठे हुए ना बड़े आराम से, और मरियम नवाज के बकौल मुझे वो तरीका अच्छी तरह आता है, उसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें जूते साफ करने पड़ते हैं, तो आज बड़े शौक से ये काम कर रहे हैं। कल को इन लोगों ने यही बयानियां लेकर आना है कि हमें फंसा दिया गया था, हम तो ये काम करना ही नहीं चाहते थे। एक आखिरी खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं, वो जो बाइडन के हवाले से है, और ये इस वक्त अमरीकी सदर हैं। नवंबर में इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, ट्रंप इनके बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं इनके मुकाबले में, और डोनाल्ड ट्रंप के इम्कानात कुछ ज़्यादा हैं। मैं अब ये नहीं कह सकते हम कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जो बाइडन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप कुछ आगे चल रहे हैं, और उनके इलेक्शन जीतने के इम्कानात हैं जो सर्वेज आ रहे हैं। और जो बाइडन को उनके जो इंटरनल सर्वेज हैं उनके मुताबिक बेहतर उम्मीदवार नहीं समझा जा रहा ट्रंप के मुकाबले में। लेकिन जो बाइडन ने कहा जी मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया जो बाइडन ने कि मैं इस इलेक्शन को ज़रूर लड़ूंगा, सदारती दौर से बाहर नहीं निकलूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा। देखें, जो बाइडन इस वक्त 81 साल के हैं और उनकी सारी ज़िंदगी की सियासत दांव पे लगी हुई है। यहाँ से अगर वो बैकफुट पे चले जाते हैं तो वो एक अच्छा इख्तिताम छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो लड़ते हैं और लड़ने के बाद हार भी जाते हैं तो ये कोई इतना बुरा इख्तिताम भी नहीं होगा कि उन्होंने फाइट किया, बहुत सारे वोट लिए। अगर अभी वो मैदान छोड़ देते हैं तो जो बाइडन के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेट्स इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी आ सकते हैं जो बाइडन की पार्टी है। दूसरी जानब ट्रंप जो है वो भी शायद यही चाहते हैं कि जो बाइडन ही मुकाबले में आए, ताकि जो बाइडन को शिकस्त देकर वो इलेक्शन जीतकर एक मरतबा फिर अमेरिका के सदर बन जाएं। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। पाकिस्तान की फ्यूचर की जो सियासत है उसमें ये चीज़ें रोल प्ले करती हैं, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।